Hello friends, today's video is most IMP because in this video we are complete chapter number 3 विद्युत रसायन, जिसमें से 5 अंक का क्वेश्चन आने वाला है। तो हम सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे इसके, जो यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि कैथोड पर होने वाली क्रिया है, तो वहाँ पर अवकरण की क्रिया होती है। अगला है वह कारक जो विलयन की चालकता को प्रभावित नहीं करता है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला है 1 फैराडे विद्युत का मान, तो 96,500 कूलम, यानी कि 96,500। संचायक सेल में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ है, तो लेड, सीसा संचायक सेल में लेड यानी कि सीसा प्रयुक्त होता है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया है संचारण। विशिष्ट चालकता की इकाई है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। अगले हमारे रिक्त स्थान, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान घटता है या फिर विशिष्ट चालकता घटती है। अगला है एसिटिक अम्ल एक प्रबल विद्युत अपघट्य है। विलयन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। अगला है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव 0.00 माना गया है। इसके बाद है वह युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे हम सेल कहते हैं। और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में अधिक आयनित होते हैं, वे कहलाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। अब हमारी सही जोड़ी, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य है हमारा NH4OH। प्रबल विद्युत अपघट्य है HCl। संचारण, जंग लगना, धात्विक चालक है हमारा एल्यूमिनियम। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका आएगा 0 वोल्ट। अब है हमारा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आप कर ही लेना क्योंकि इनमें से आने वाले ही है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, 2 इलेक्ट्रोडों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्तिका क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। विद्युत अपघटनी क्रिया जिन नियमों का पालन करती है, वे नियम कहलाते हैं फैराडे के विद्युत अपघटनीय नियम। वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, अपचयन एवं एक साथ होती है, क्या कहलाती है? उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। पदार्थ जो विलयन में आयनित होते हैं कहलाते हैं, जो पदार्थ में आयनित होते हैं वे विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। नियम जिसके द्वारा अल्प विलय लवण की विलयता ज्ञात करते हैं, उसे कोलरॉस का नियम कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ऑक्सीकरण। अब है हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा और इनके आंसर भी बहुत शॉर्ट है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, सारी सरल है, इसमें 10 क्वेश्चन है, पर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो है उनकी संख्या भी ज़्यादा है और वो थोड़े टफ भी हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, ऑक्सीकरण क्रिया को समझाइए। तो किसी तत्व की संयोजकता में वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाता है। या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ का ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युतीय तत्व के साथ जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। आप दोनों में से जो भी इजी लगे आप याद कर सकते हैं, और अगर दोनों याद होती है तो आप दोनों कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम देख लें 2Hg प्लस ऑक्सीजन का योग हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आप ये भी लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। Mg प्लस क्लोरीन तो Mg क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, CH2 प्लस 2O2 तो यहाँ पे CO2 प्लस H2O मिल जाएगा। अब है हमारी अपचयन क्रिया को समझाना है। तो जब पदार्थ विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा हाइड्रोजन का योग एवं ऑक्सीजन का ह्रास करता है, तो इसे हम अपचयन की क्रिया कहते हैं। या फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के प्रक्रम को अपचयन की क्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और अपचयन में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, एक अथवा एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? तो किसी लवण में जलीय विलयन को जिसमें से विद्युत धारा गुजर सकती है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। वह पदार्थ जिससे हम विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं, वह पदार्थ उसे हम कहेंगे विद्युत अपघट्य। अगला है विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई दीजिए। तो किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को
उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और इसका एसआई मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है। अगला है कोलरॉस का नियम। तो किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर बिलियन की तुल्यांक की चालकता का मान विद्युत अपघट्य के धनायनों तथा ऋणायनों की तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। इसे हम कोलरॉस का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन था संचारण किसे कहते हैं। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तो उसकी चमक धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, अतः इस क्रिया को हम संचारण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम। तो ओम का नियम आप फिजिक्स वाला याद कर सकते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन नहीं किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा I उसके सिरों के मध्य विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है। अथवा आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जो आपको केमिस्ट्री में दी है कि किसी चालक तार के दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V उसमें बहने वाली धारा I के मध्य एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थितियां परिवर्तित ना हो तो उसमें बहने वाली धारा I विभवांतर V के समानुपाती होती है अथवा अनुक्रमानुपाती। और जब आप आर अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाओगे तो वहाँ पे आर कांस्टेंट आ जाएगा। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। तो अब भी हम देख ही चुके हैं विशिष्ट चालकता का क्वेश्चन। क्या है विशिष्ट चालकता का आंसर कि किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स इसका मात्रक था। अगला क्वेश्चन है सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं। तो एकांक आवेश को परिपथ में बहने के लिए या प्रवाहित होने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य या आवेश को दी गई ऊर्जा को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। जब सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तो उस स्थिति में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। हमारा क्वेश्चन था सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं। तो एकांक आवेश को परिपथ में बहने के लिए या प्रवाहित होने के लिए सेल द्वारा किए गए कार्य या आवेश को दी गई ऊर्जा को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और जब सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तो उस स्थिति में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी होती है, मध्य विभवांतर होता है, उसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगला है कोलरॉस का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। तो कोलरॉस का नियम है कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर जब समस्त विद्युत अपघट पूर्णतः आयनित हो जाते हैं तथा अंतरा आयनिक आकर्षण नगण्य होता है, तब विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता का मान उनके धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। यहाँ पे इसका समीकरण दिया हुआ है और किसको क्या माना है वो भी बताया गया है। अगला है इस नियम के अनुप्रयोग भी हमें बताने हैं। तो अनुप्रयोग कोलरॉस के नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता या तुल्यांक की चालकता का परिकलन बहुत ही सरलता से किया जा सकता है। माना कि हमें अनंत तनुता पर एसिटिक अम्ल की आणविक चालकता ज्ञात करनी है, तो हम सबसे पहले एसिटिक अम्ल का सूत्र लिखेंगे, उसके बाद में उसमें हाइड्रोजन प्लस आयनिक चालकताओं का मान इस प्रकार से हम गणना कर पाएंगे। अगला है आणविक चालकता ज्ञात करना। तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना और वियोजन की मात्रा की गणना मोलर चालकताओं की वियोजन की मात्रा पर निर्भर है, इसलिए वियोजन की मात्रा अधिक होने पर मोलर चालकताएं भी अधिक होती है। अनंत तनुता C=0 पर मोलर चालकता का मान अधिकतम हो जाता है क्योंकि अनंत तनुता पर प्रत्येक विद्युत अपघट लगभग पूर्णतः वियोजित हो जाता है। अनंत तनुता पर वियोजन की मात्रा का मान 1 होता है यदि सांद्रण C पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकताओं प्राथमिक चालकता और द्वितीयक चालकता अनंत तनुता पर उसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकताएं होंगी। यहाँ पे समीकरण वगैरह दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगला है हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो किसी अर्धसेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 वह विभवांतर है जो किसी इलेक्ट्रोड को उसके अपने ही आयनों के 1 मोलर सांद्रता के विलयन में 298 केल्विन ताप पर डुबाने से उत्पन्न होता है। यदि इलेक्ट्रोड गैसीय है तो गैस का दाब एक वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, अर्थात मानक ताप और मानक दाब में प्राप्त विभवांतर मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। आप सिर्फ इतना याद कर सकते हो कि मानक ताप और मानक दाब में प्राप्त विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और IUPAC प्रणाली में अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है। अब लास्ट की जो 2 लाइन दी हुई है अर्थात के वास्ते आप याद कर सकते हो, बहुत अच्छा आंसर है इसका।
अब अर्धसेल से क्या तात्पर्य है, इसका निरूपण किस प्रकार किया जाता है। एनोड या कैथोड पर होने वाली ऑक्सीकरण या अपचयन अर्ध अभिक्रिया को अर्धसेल अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Zn का अगर ऑक्सीकरण होगा तो जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और Cu2+ में अगर 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो उसमें Cu हो जाएगा। जब हम इसका चित्र देखेंगे ना अभी अगले क्वेश्चन में, तब समझ में आएगा अच्छे से ये वाला क्वेश्चन। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, किसी चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का अनुपातिक स्थिरांक होता है, जिसे हम सेल स्थिरांक कहते हैं, और इसे हम x से दर्शाते हैं, यानी कि x = L/A। सेल स्थिरांक का मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक को समझाइए। तो विद्युत अपघट्य पदार्थों की विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला कारक जो है वो है अंतर आयनिक आकर्षण। यह विलय अन्योन क्रिया पर निर्भर होता है, जो विलय के आयनों के मध्य उपस्थित होता है। अगला है आयनों का साल्वेशन। यह भी विलायक अन्योन क्रिया पर निर्भर करता है, जो विलय के आयनों की मध्य उपस्थित होता है। विलायक की विस्कासिता। यह विलायक अणुओं की अन्योन क्रिया पर निर्भर करता है। विलायक के अणु ही आपस में संबंधित होते हैं। ताप वृद्धि से ये तीनों प्रभाव कम हो जाते हैं, अतः विद्युत अपघट्य के आयनों की औसत गतिज ऊर्जा ताप वृद्धि के साथ बढ़ जाती है। अतः ताप वृद्धि से विद्युत अपघट्य के विलयन का प्रतिरोध कम हो जाता है, अर्थात चालकता बढ़ जाती है। इसके विपरीत धात्विक चालकता का ताप बढ़ने से उसकी चालकता कम हो जाती है। इसके बाद है क्वेश्चन, गैल्वेनिक सेल क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो गैल्वेनिक सेल, इस सेल में होने वाली अभिक्रिया निम्न है। एनोड पर होने वाली क्रिया Zn जो रहेगा उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो गैल्वेनिक सेल क्या होती है, गैल्वेनिक सेल अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया साथ साथ होती है। तो इसके एनोड पे जो है ऑक्सीकरण होता है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, और वहीं पे अगर हम देखें तो कैथोड का अपचयन हो रहा है। तो दोनों अर्ध सेलों पर या सेल में संपूर्ण रूप से संपन्न होने वाली क्रिया को हम अगर एक साथ लिखें तो हम Zn + Cu2+, तो Cu+ 2 जिंक। उदाहरण के लिए हम डेनियल सेल देख सकते हैं, और शुष्क सेल सीसा संचायक सेल भी इसी के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, फेराडे के विद्युत अपघट्य का प्रथम नियम लिखिए। तो प्रथम नियम क्या है कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित विलयन विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है, यानी कि W अनुक्रमानुपाती Q के। और जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो Z आ जाएगा। और हम जानते हैं कि L = होता है Q = होता है IT के। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, चूँकि I = होता है QT के, ऐसा हो जाएगा यहाँ पे, तो T उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे IT रख दिया हमने Q की जगह पे। अब W = क्या है, आयनों का भार है, और I यहाँ पे विद्युत धारा है एम्पियर में, T समय सेकेंड में, और Z स्थिरांक विद्युत रासायनिक स्थिरांक है। जब हम I = 1 एम्पियर रख दें, T = 1 सेकेंड तथा W = T, अतः विद्युत रासायनिक स्थिरांक किसी आयन का भार है जो 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड में प्रवाहित करने पर विसर्जित होता है। इसके बाद में है विश्लेषणात्मक क्वेश्चन, जो कि टोटल कितने क्वेश्चन हैं हमारे, क्वेश्चन है पूरे 15। तो हम पहले से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमेशा शुरुआत पहले से ही करनी पड़ती है। विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता का सूत्र एवं इकाई लिखिए तथा इन पर तनुता का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम उसकी विशिष्ट चालकता होती है। किसी विलयन की विशिष्ट चालकता उसे 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता होती है। विशिष्ट चालकता को हम कप्पा से दर्शाते हैं। अभी हमने विशिष्ट चालकता की एक और बहुत अच्छी परिभाषा देखी थी कि किसी जो चालक है उसका विशिष्ट प्रतिरोध ही उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। ये वाला और भी इजी है, तो आप उसको याद कर सकते हैं, ये भी ठीक है। इसका मात्रक हमें दिया हुआ है ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स 2। अगला है तनुता का प्रभाव। किसी विलयन की तनुता में वृद्धि अथवा सांद्रण में कमी से उसकी विशिष्ट चालकता का मान कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तनुता में वृद्धि से 1 घन सेंटीमीटर विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या कम हो जाती है।
अगला है हमारा तुल्यांकी चालकता। तो यहाँ पे तुल्यांकी चालकता की दो परिभाषा दी गई है, आप या तो दोनों ही याद कर लो या एक याद कर लो। तो पहली परिभाषा यह है कि किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट को VmL में विलय करने से उत्पन्न होती है। इसे संकेत लेम्डा से लिखा जाता है। और दूसरी परिभाषा की किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की एक तुल्यांक चालकता या तुल्यांक की चालकता उसकी विशिष्ट चालकता तथा आयन V का गुणनफल है, जहाँ VmL में विलयन का वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम तुल्यांक विलय हो। तो पहली वाली परिभाषा बहुत ईजी है कि किसी विलयन की तुल्यांक की चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट VmL में विलय है। इसके बाद में हम देखते हैं इसकी इकाई। तो तुल्यांक की चालकता की इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स 1 है, अर्थात लेमडा इज इक्वल टू K इंटू V लिख सकते हैं हम। अब हम देखेंगे तनुता का प्रभाव। तो क्या होता है तनुता का प्रभाव तुल्यांक की चालकता पर। तुल्यांक की चालकता विशिष्ट चालकता तथा घन सेंटीमीटर में आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। तनुता में वृद्धि से विशिष्ट चालकता का मान कम होता है तथा V के मान में वृद्धि होती है। विशिष्ट चालकता के मान में कमी की तुलना में V के मान में बहुत अधिक वृद्धि होती है। इन दोनों कारणों से तनुता वृद्धि से तुल्यांक की चालकता के मान में वृद्धि होती है। अगला है हमें आणविक चालकता को बताना है। तो आणविक चालकता की भी यहाँ पे दो परिभाषा है। पहला दिया हुआ है कि किसी विलयन की आणविक चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट में VmL में विलय करने से उत्पन्न होती है। पहली वाली परिभाषा ईजी है, उत्पन्न होती है। और दूसरी परिभाषा है कि किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की आणविक चालकता उसकी विशिष्ट चालकता कप्पा तथा आयतन V का गुणनफल है, जहाँ VmL में वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम मोल विलय है। सूत्र के रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और आणविक चालकता की इकाई है ओम इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2 इंटू, या फिर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ग्राम मोल इनवर्स, अथवा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम मोल इनवर्स है। तनुता का प्रभाव क्या होता है इसके ऊपर। आणविक चालकता विशिष्ट चालकता तथा घन सेंटीमीटर में आयतन का गुणनफल है। तनुता में वृद्धि से विशिष्ट चालकता के मान में कमी होती है तथा V के मान में वृद्धि होती है, लेकिन विशिष्ट चालकता में कमी की तुलना में V के मान में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। इस कारण से तनुता में वृद्धि से आणविक चालकता में वृद्धि होती है। तो आणविक चालकता है वो भी बढ़ेगी। इसके बाद में अगर तुल्यांक की चालकता है वो भी बढ़ेगी। और तनुता का प्रभाव आणविक चालकता पर यदि होगा विशिष्ट चालकता पर, तो विशिष्ट चालकता में इसका जो है कम हो जाएगी। तनुता का प्रभाव से विशिष्ट चालकता कम हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाइए और डेनियल सेल में होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया। डेनियल सेल का चित्र इस प्रकार से है। देखिए सर्वप्रथम इसका चित्र बनाने के लिए आप पहले 2 पात्र बनाएं। उसके बाद में इसमें एक लवण सेतु जो बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है लवण सेतु ये वाला। इसके बाद में एक संयोजक तार से इन सबको जोड़ देंगे। इसमें एक तरफ जिंक की रॉड और दूसरी तरफ कॉपर की रॉड लगा देंगे हम। एक में ZnSO4 का विलयन है और दूसरे में CuSO4 का विलयन। अब क्या होता है कि जब हम इस परिपथ को जोड़ देते हैं, इसमें एक प्रतिरोध भी लगा दिया है, और जब इसमें हम ZnSO4 जब पूरा हम परिपथ कर देते हैं तो विलयन में Zn जिंक 2+ जो है उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं ZnSO4 से, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो उनका क्षय होने के कारण वो विलयन में विलय हो जाते हैं। इसके बाद में वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड से एनोड से कैथोड की ओर गति करने लगते हैं। तो Zn के जो निकलते हैं इलेक्ट्रॉन वो जाके कॉपर की छड़ पे चिपक जाते हैं, इसलिए कॉपर की छड़ है जो वो मोटी होती जाती है, और जो जिंक की छड़ है ना वो धीरे धीरे पतली होती जाए, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो रहा है। तो इस प्रकार से एक तरफ अपचयन एक तरफ उपचयन की अभिक्रिया होती है। अब हम देखते हैं इसको समीकरण के रूप में। Cu2+ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जहाँ पे Zn जो है उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और Cu क्या कर रहा है उनको ग्रहण कर रहा है, तो Cu 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हो रहे हैं उससे। अब संपूर्ण सेल अभिक्रिया को अगर एक साथ लिखें तो इस वाले समीकरण के रूप में लिखाएगी। अगला है इस सेल में ऋण ध्रुव एनोड तथा धन ध्रुव कैथोड होता है।
सामान्य अवस्था में कैथोड जो होता है वो ऋण होता है और एनोड जो होता है वो धन होता है, लेकिन जो हमारी डेनियल सेल है उसमें विपरीत होता है। एनोड क्या होता है? ऋण, और कैथोड होता है धन। क्योंकि कैथोड पर दूसरे ध्रुव से इलेक्ट्रॉन आते हैं, अतः डेनियल सेल को निम्न प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसका हमें समीकरण दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है, नर्नस समीकरण क्या है, इसके महत्व को समझाइए। पीएच = 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का परिकलन कीजिए। किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव धातु आयन की सांद्रता एवं ताप पर निर्भर करता है, अतः किसी सेल का विभव भी इन्हीं कारकों पर निर्भर करता है। इन कारकों के प्रभाव को व्यक्त करने वाला समीकरण नर्नस समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नर्नस समीकरण के लिए यहाँ पे pH = 10 के लिए pH बराबर हम अगर लग दें -log-H, ये होता है सूत्र, तो हमें क्या रखना है? 10 रखना है। तो 10 इनवर्स जब log के उधर जाएगा ये pH, तो pH की पावर लग जाएगी log के ऊपर, 10 के ऊपर, इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो H = हमें ये प्राप्त हो जाएगा, यानी कि हम pH का मान कितना 10 दिया हुआ है, तो 10 की पावर लग जाएगी मोल लीटर इनवर्स। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के लिए क्या होता है? 1/2 H2 हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे हम तो इसके सूत्र में जब मान रखेंगे, यानी कि हमने 1/2 इसका पक्षांतर करके इसके बटे में आ जाएगा, दोनों तरफ अभिक्रिया होएगी, सेम टू सेम अभिक्रिया लिखा जाएगी, प्लस जब हम यहाँ पे हम log का मान रखेंगे तो इस प्रकार से ये सोल्व होगा। इस गणित को मैं अपनी एक अगली वीडियो में अलग से समझाऊंगी, अभी आप इसको नोट कर लें। अगला है कोलरॉस का नियम अनुप्रयोग सही समझाइए। निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से NH4OH की अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये कुछ मान दिए हुए हैं NH4Cl के, NaOH के और NaCl के। अब हमें कोलरॉस का नियम बताना है। तो किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर जब समस्त विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित हो जाता है तथा अंतरा आयनिक आकर्षण नगण्य हो जाता है, तब विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता का मान उनके धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर आयनन चालकताओं के योग के बराबर होता है। हमें ये सूत्र तो पता ही है। इस नियम को आयनों की स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहा जाता है। अब इसके अनुप्रयोग, तो कोलरॉस के नियम की सहायता से हम, ये डबल बार रिपीट हो चुका है, एक बार हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं पूरी तरह से। अब हम देखेंगे आणविक चालकता ज्ञात करना, तो ये भी हम देख चुके हैं। यहाँ पे पहले एक ये जो क्वेश्चन आ चुका है हमारे लघु उत्तरीय क्वेश्चन में। अब हम देखेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, ये कैसे बनाया जाता है, इसकी 2 सीमाएं भी लिखिए। तो एकल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का परम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया या अपचयन अर्ध अभिक्रिया अकेले संपन्न नहीं होती। इसका निर्धारण तभी संभव है जब कुछ इलेक्ट्रोडों का प्रयोग संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाए। अतः इलेक्ट्रोड विभव के मापन में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। ये तो इसका एक नॉर्मल बात होगी। अब हम देखते हैं इसमें किस प्रकार से ये बना होता है, ये इसकी संरचना कैसी होती है। तो प्लेटिनीकृत प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड का बना होता है। इसके लिए प्लेटिनियम की एक पतली पत्तर या फॉइल को क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल में रखकर प्रत्यक्ष रूप से धारा DC प्रवाहित कर उसकी सतह पर प्लेटिनियम ब्लैक की एक परत तह जमा दी जाती है। इस प्लेटिनियम की पत्ती का संबंध एक कांच की नली में रखकर पारे से कर दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पारा लगा हुआ है और ये जो है प्लेटिनियम की एक पत्ती लगी हुई है मध्य में। ये जो है वो प्लेटिनियम की पत्ती है और ये जो है वो पारा है। इसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, कांच की है पूरी छड़, जिसमें से हाइड्रोजन का एक वायु दाब रखा है। अब चित्र में दिखाया गया है कि पारे में तांबे का एक तार लटका रहता है। जो तांबे का तार ऊपर की ओर लटका हुआ दिख रहा है, अलग से मुड़ा हुआ। ये इलेक्ट्रोड एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस से पहले से ही संतृप्त इकाई यानी कि एक आयन सांद्रता वाले HCl में डूबा रहता है। एक HCl का जो पात्र नीचे दिया हुआ है उसमें 1 मोलरता वाला HCl का विलयन भरा हुआ है। और जब एक वायुमंडलीय दाब एवं यहाँ पे वायुमंडलीय दाब 1 के लिए यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक छिद्र रखा हुआ कांच की नली में। और ताप कितना है, दाब भी निश्चित होना चाहिए और दाब भी। तो 200
98 केल्विन ताप पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस को प्लेटिनियम ब्लैक इलेक्ट्रोड पर बुलबुले के रूप में प्रवेश कराया जाता है। अतः मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है। इस प्रकार विलयन में निम्न अभिक्रिया होती है। यहाँ से हाइड्रोजन की गैस जाएगी और यहाँ पे बुलबुले छूटने लगेंगे। इस प्रकार से हमें पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस कहाँ तक हमारी प्लेटिनियम की जो पत्ती लगाई है उस तक पहुँच गई है। इसमें अभिक्रिया क्या होगी, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, अर्थात कुछ हाइड्रोजन गैस H+ आयनों में परिवर्तित होकर विलयन में चले जाते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन कैथोड के रूप में अर्थात मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है तो व्यवहार करता है, ये तब निम्न अभिक्रिया होती है। यानी कि जो हाइड्रोजन है उनसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, फिर वापस वही हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, अर्थात विलयन से कुछ हाइड्रोजन आयन H2 गैस में परिवर्तित होते हैं। अतः इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन प्लस के सापेक्ष उत्क्रमणीय हो जाता है। इस इलेक्ट्रोड अर्ध सेल का प्रदर्शन निम्नानुसार किया जा सकता है। प्लेटिनियम हाइड्रोजन तो 298 केल्विन पर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का मानक विभव 0.00 वोल्ट माना जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आप इसका चित्र आराम से बना सकते हैं। ये यहाँ पे जो अभी जो बोला गया था पूरा समीकरण यहाँ पे लिखा है। अगला क्वेश्चन है, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं और विशिष्ट चालकता एवं सेल स्थिरांक के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए। तो किसी चालक का प्रतिरोध R लंबाई L के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम एक समीकरण के रूप में लिखेंगे। जब इसका अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे यहाँ पे रो आ जाएगा जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब हम लिख देंगे K = 1/P के = 1/R × 1/A के। सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा C 1/A। और C क्या है, विलयन की प्रेक्षित चालकता है। 1/R के स्थान पे हमने क्या रखा है, C रखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। तो विभिन्न तत्वों को मानक अपचयन इलेक्ट्रोड को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी बनती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग यहाँ पे दिए हुए हैं कि सेल का EMF ज्ञात करने में किसी सेल का EMF उसके कैथोड के मानक अपचयन विभव E0 का अंतर होता है। E0 सेल = E कैथोड - E एनोड। यदि EMF धनात्मक हो तो सेल अभिक्रिया निर्धारित दिशा में होती है और यदि सेल EMF ऋणात्मक हो तो सेल की अभिक्रिया विपरीत दिशा में होती है। सेल के साम्यावस्था स्थिरांक की गणना करना विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से सेल का EMF ज्ञात करके सेल की साम्य स्थिरांक K की गणना भी की जा सकती है। अब इसकी विशेषता क्या है कि श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती है वे अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ये श्रेणी तत्वों के मानक अपचयन विभव अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता प्रदर्शित करती है। जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है अर्थात वे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। श्रेणी में जो धातुएं पहले आती है वे नीचे आने वाली धातुओं को उनके लवण में विस्थापित करती है और श्रेणी में सबसे ऊपर प्रबल अपचायक उपस्थित होते हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए यदि हम लिथियम व नीचे प्रबल ऑक्सीकारक जैसे कि फ्लोरीन, उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो जब किसी धातु को उसी धातु के किसी लवण विलयन में रखा जाता है तो धातु तथा विलयन के संपर्क स्थल पर विद्युत द्विस्तर उत्पन्न हो जाता है जिसके फलस्वरूप धातु तथा विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ताप का प्रभाव, इलेक्ट्रोड विभव का मान ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पर इसका मान भी बढ़ जाता है। मोलरता का प्रभाव, यदि हम सांद्र वृद्धि करते हैं तो इलेक्ट्रोड विभव का मान कम हो जाता है। सुचालक की प्रकृति, यदि हम अच्छा सुचालक लेंगे यदि प्रैक्टिकल के लिए तो क्या होगा, इसमें प्रवाह की प्रवृत्ति अधिक होगी और इससे विभव का मान भी अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। तो हमें ये दिया हुआ है, तो इस प्रकार से ये गैल्वेनिक सेल है। इस सेल में बताइए कि कौन सा, तो क्वेश्चन यही चल रहा है कि सेल में विद्युत धारा वाहक कौन है, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया को लिखिए। यहाँ पे जिंक एनोड और कैथोड वाली, यानी कि जो हमने डेनियल सेल में अभिक्रिया देखी थी सेम टू सेम वही है, बस यहाँ पे SO4 का विलयन है और वहाँ पे CuSO4 का विलयन था। सेम टू सेम है पूरा। इसमें जिंक अपॉन Zn2+ इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेशित होता है तथा एनोड की तरह कार्य करता है। वहाँ पे भी एनोड ही था, यहाँ पे भी एनोड है। बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन तथा आंतरिक परिपथ में आयन। एनोड पर होने वाली अभिक्रिया और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, बस U की जगह पे Ag का अंतर है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
फेराडे की विद्युत अपघट्ट के नियम। तो प्रथम नियम तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे सही लिखा है Q इज टू आई टी, कूलाम की विद्युत की मात्रा के नियम से। वहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा सा, आप यहाँ से देख के लिख लेना। अगला है द्वितीय नियम। क्या है कि जब श्रेणी में लगे हुए विभिन्न विद्युत अपघट्टियों के विलयनों से होकर विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन पर एकत्रित विभिन्न पदार्थों की मात्राएं उसमें रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। माना श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दो विद्युत अपघट्टों में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित पर विक्षेपित पदार्थ की मात्रा क्रमशः W1 व W2 है, तो उनके रासायनिक तुल्यांक क्रमशः E1 व E2 है। तो उनको यदि हम समीकरण के रूप में व्यवस्थित करें, ये तो इसका चित्र हो जाएगा। श्रेणी क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। एक H2SO4 का ले लो, एक CuSO4 का, एक ZnSO4 का, आप कोई भी ले सकते हो। उनमें प्रतिरोध लगा दीजिए और बस दो दो आपको क्या लगाना है, एक एनोड एक कैथोड। इस प्रकार से उनको श्रेणी क्रम में व्यवस्थित कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये कोलरास का द्वितीय नियम हो जाएगा। इसका चित्र भी बहुत ईजी है। मतलब इनसे जितनी भी प्रवाहित होगी धारा वो उनका योग मतलब एक नियतांक ही होगा, बराबर होगा। यानी कि ये देख लो, अपन लिख सकते हैं यहाँ पे W/W2 इज इक्वल टू E1/E2। अब इस शुष्क सेल की संरचना चित्र सहित वर्णन कीजिए। अब शुष्क सेल भी बहुत ईजी है। ये क्वेश्चन देखने में इतने कठिन लगते हैं पर बहुत सरल क्वेश्चन है ये, अगर हम इनको गहराई से समझें तो। इसका चित्र बहुत ज़्यादा आसान है। देखो, शुष्क सेल का सामान्य उपयोग किसमें, ट्रांजिस्टर एवं घड़ियों में होता है। यह लेक लॉन्ची सेल का संहत रूप है। लेक लॉन्ची सेल शुष्क सेल में बेलनाकार जिंक का पात्र होता है जो कि एनोड का कार्य करता है। यहाँ पे दिया है एनोड का कार्य कर रहा है, क्या जिंक का पात्र है। आप नाम भी यहाँ पे मिलाते हैं। आप सबसे पहला जो नाम दिया हो ये जिसमें मैंने क्लिक किया वो Zn का पात्र है। अब है जो एनोड का कार्य कर रहा है, बेलनाकार पात्र के मध्य में एक ग्रेफाइट छड़ कैथोड के रूप में लगाया गया है। जो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो क्या है, यहाँ पे ग्रेफाइट का एक छड़ लगाया गया है। अब यह छड़ पात्र के तल को स्पर्श नहीं करता है। इसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का स्थान, जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं उनके बीच का स्थान है ना, वो किससे भरा हुआ है, एक तो NH4Cl और Zn जिंक क्लोराइड के पेस्ट के द्वारा भरा हुआ है। इसके अतिरिक्त ग्रेफाइट छड़ यानी कि MnO2 चूर्ण और कार्बन द्वारा घिरा हुआ है। जैसे कि चित्र में आप देख सकते हैं। चित्र में आप एक एक चीज देखते चलिए। ग्रेफाइट छड़ के ऊपर एक धातु का ढक्कन तथा बेलन का ऊपरी भाग पिच द्वारा सील बंद होता है। जिंक पात्र को वायुमंडल से सुरक्षित रखने के लिए पुष्टे से ढका जाता है। इनकी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया जटिल होती है परंतु अनुमानित अभिक्रिया निम्नानुसार। एनोड पे जिंक 2+ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ जाएंगे, जिसका समीकरण यहाँ पे दिया गया है। तो जो मैग्नीज होती है उसकी क्या +4 से +3 तक की अपचयित होती है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। इसके बाद में अभिक्रिया में प्राप्त अमोनिया गैस के रूप में मुक्त नहीं होती परंतु जिंक 2+ के साथ संयुक्त होकर जटिल जिंक अमोनियम जिंक सल्फेट के रूप में होती है, जो एक संकुल आयन है। इस सेल को वोल्टता लगभग 1.5 वोल्ट होती है, तथापि इसकी आयु काल अधिक नहीं होती है। इसलिए क्या करते हैं, 6 से 7 सेल को एक साथ करके और फिर करते हैं। इसका ज़्यादा उपयोग नहीं करते, इसलिए घड़ी वगैरह में इसका उपयोग करते हैं। अगला है लेड या सीसा संचायक सेल से आप क्या समझते हैं, इसमें होने वाली विसर्जन क्रिया को समझाइए। सीसा संचायक सेल भी शुष्क सेल की तरह ही है। जितनी भी सेल है ना सब एक जैसी है, बस थोड़ा सा अंतर है। अब सीसा संचायक सेल, एक लेड संचायक सेल वास्तव में एक गैल्वेनिक सेल है जिसमें एनोड सूक्ष्म वितरित स्पंजी लेड से पैक की गई लेड की एक जाली का बना होता है, जबकि कैथोड लेड डाइऑक्साइड यानी कि PbO2, ये लेड डाइऑक्साइड का सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है कि एक परत युक्त एक लेड की जाली का बना होता है। लेड संचायक बैटरी बनाने के लिए अनेक लेड यानी कि बहुत सारे लेड संचायक बैटरी बनाने के लिए अनेक लेड सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सेल विभव 12 वोल्ट प्राप्त करने के लिए 6 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने की आवश्यकता होती है। एक लेड संचायक सेल की बैटरी से कैथोड प्लेट, जिन्हें हम ग्रिड कहा जाता है, एकांतर रूप में व्यवस्थित होती है तथा सल्फ्यूरिक अम्ल 38% विलयन में डूबी रहती है। एनोड तथा कैथोड को एक दूसरे से पृथक करने के लिए कुचालक पदार्थ से बने पृथक कारकों को प्रयोग किया जाता है। एनोड तथा कैथोड प्लेटें पृथक रूप से एक दूसरे से जोड़ दी जाती है। इसमें इलेक्ट्रोडों के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तथा बैटरी की
विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो जाती है। अब बैटरी में स्थित प्रत्येक सेल में निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। अभिक्रिया देख भी सकते हैं और आप इस चित्र से समझ भी सकते हैं कि कहाँ से किधर अपचयन हो रहा है और कहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। ये आप चित्र बना लेना, बहुत ही ईजी चित्र है इसका। एक आपने किसका PbO का ले लिया, मतलब दोनों ही वही है PbO के और PbSO4 के। सीसा संचयक सोल में ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रोड दूसरे का फिर दूसरा कोई और दूसरी धातु का, दो ही सेम ही के रहते हैं और उनमें सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन भरा हुआ। बहुत ही ईजी है, एक पर प्लस एक पर माइनस लगा दीजिए, काम खत्म। अगला है ईंधन सेल का सचित्र वर्णन। ईंधन सेल एक क्या है, रासायनिक युक्ति है जो ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ईंधन सेल की क्रियाविधि, इस सेल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस को कार्बन इलेक्ट्रोड से होकर सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के विलयन के बुलबुले के रूप में प्रवाहित किया जाता है। डाई हाइड्रोजन गैस एनोड कक्ष में भेजी जाती है जहां उसका ऑक्सीकरण होता है। डाई ऑक्सीजन गैस कैथोड में भेजते हैं तो जहां उसका अपचयन होता है। अब यहाँ पे इसकी अभिक्रिया दी हुई है। कैथोड जो ईंधन सेल है इसका यहाँ पे चित्र दिया। NCERT की पुस्तक में सेम टू सेम 91 नंबर पेज पे ये चित्र दिया हुआ है। इसके कुल अभिक्रिया को एक साथ लिख दिया अतः गैसीय मिश्रण को सतत रखने के लगातार कार्य करता रहता है। इस तरह से सेल को सामान्यतः 70 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर उपयोग करने पर इनका विभव 0.9 वोल्ट होगा। अब ईंधन सेल की क्या विशेषता है कि ईंधन सेल में किसी भी प्रकार का हानिकारक उत्पाद नहीं बनता, तो क्या होगा, प्रदूषण नहीं होगा। इसके बाद उच्च दक्षता वाले होते हैं, है ना, 70 से 75% इसकी दक्षता होती है। तो परंपरागत सेलों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा। परंपरागत सेलें कैसी 40 से 50% से ज़्यादा नहीं दे पाती। ऊर्जा के सतत स्रोत के रूप में लगातार विद्युत उत्पन्न करती है, ऐसा नहीं है अटक अटक के, मतलब अगर इसने अच्छे से उत्पादन करना शुरू कर दिया तो ऊर्जा मिलती रहेगी। अगला है संचारण किसे कहते हैं और जंग लगने का विद्युत रासायनिक सूत्र। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी और IMP भी है कि वायुमंडल में जो उपस्थित गैस तथा नमी द्वारा धातुओं के धीमी गति से अवांछित यौगिक में बदल जाने की प्रक्रिया को संचारण। लोहे में जंग लगना इसका प्रमुख उदाहरण है। आप इसका प्रैक्टिकल करके देख लें तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। कोई भी लोहे की वस्तु को आप नमी वाली जगह पे पटक दीजिए, आपने अगर रात को ही पटकी और सुबह देखेंगे ना तो उसमें जंग लग जाएगी, मतलब एक भूरी सी परत आ जाएगी, उसको आप जंग कहेंगे। अब जंग लगने का जो विद्युत रासायनिक सिद्धांत है क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार अशुद्ध लोहे की सतह पर एक विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करती है। ऐसे सेल को संचारण सेल भी कहते हैं। इन सेलों में शुद्ध लोहा एनोड तथा अशुद्ध लोहा कैथोड का कार्य करता है। नमी जिसमें कि अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड विलय है विद्युत अपघट्ट का कार्य करते हैं। एनोड पर Fe+2 में आयनों के रूप में विलयन में चला जाता है। कैथोड पर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन जल के अणुओं द्वारा ले लिए जाते हैं और OH आयन बनाते हैं। इसका समीकरण दिया, एनोड पर बने Fe+2 आयन OH माइनस आयन से क्रिया करके FeOH2 बनाते हैं। यह आयरन हाइड्रोक्साइड वायुमंडल, जो आयरन सेकेंड है ना वो आयरन थर्ड में हाइड्रेट आयरन यानी 3 में ऑक्साइड बनाता है। इसका सूत्र दिया हुआ, ये हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड जंग का कारण है। अब है फेराडे के विद्युत अपघट्ट के नियम। तो ये तो तीसरी बार क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है संचारण किसे कहते हैं और संचारण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो संचारण क्या है, अभी हम पढ़ चुके हैं कि वायु में उपस्थित नमी वगैरह से क्रिया करके जो लोहा है वो अवांछित यौगिक में बदल जाता है। इसको प्रभावित करने वाले कारक, एक धातु अगर अधिक क्रियाशील होगी ना तो जल्दी जंग लगेगी और कम क्रियाशील रहेगी ना तो उनमें देर से जंग लगेगी। अगला है धातु में अशुद्धियों की, जितनी ज़्यादा अशुद्ध धातु रहेगी ना उतनी ज़्यादा संचारण अधिक होगा और शुद्ध चीज़ें जो होती है उनका संचारण नहीं होता। जिसे शुद्ध सोना होता है पर देरी से होता है। जल में विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति, जल में विद्युत अपघट्ट के पदार्थों की उपस्थिति संचारण की दर में वृद्धि करती है। और इसमें है धातु की अशुद्धियों की उपस्थिति। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि यदि हम 24 कैरेट के सोने को यूज़ करें, ये 24 कैरेट का जो सोना है उसमें कभी संचारण होगा या नहीं, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दें। उदाहरण यहाँ पे जल में विद्युत अपघट्टों की उपस्थिति, जल में विद्युत अपघट्य पदार्थों की उपस्थिति संचारण की दर में वृद्धि करती है। उदाहरण के लिए लोहे का संचारण आसुत जल की तुलना में समुद्री जल में अधिक होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, लवण होता है।
अब वायु में क्रियाशील गैसों की उपस्थिति, यदि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें और अम्ल वगैरह HCl रहेंगे तो संक्षारण जल्दी होगा, तीव्रता से होगा। अब संक्षारण से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं? रोधिका का रक्षण। इस रक्षण में लोहे तथा वायुमंडलीय ऑक्सीजन की नमी के बीच एक रोधिका फिल्म का प्रवेश। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? लोहे पे पेंट कर देते हैं धातु की सतह, प्रलेपन बोलते हैं जिसको। धातु की सतह पर तेल अथवा ग्रीस लगा देते हैं, इस पतली फिल्म की तरह चढ़ा देते हैं। धातु की सतह पर कुछ संचारित ना होने वाली धातुओं की परत भी चढ़ा दी जाती है कभी कभी। अब समर्पणी लक्षण, इस विधि में लोहे पर उससे अधिक सक्रिय धातु की परत तह चढ़ाकर जंग लगने से बचाया जाता है। लोहे की अपेक्षा सक्रिय धातु प्राथमिक से इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, जिससे क्या होता है? लोहे पर जंग को रोका जा सकता है। समय के उचित अंतराल में तह को धातु की खपत हो जाती है, परंतु जब तक ये उपस्थित रहती है तब तक तो लोहा पूरी तरह से जंग से बचा रहता है, उसमें कभी जंग नहीं लगती। लेकिन धीरे धीरे जो इसको हम क्या कहते हैं? गेल्वनीकरण कहते हैं। आप 10th क्लास में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं तो आप इस चीज़ को समझ भी रहे होंगे। तो ठीक है, इस वाली वीडियो में हमारा ये जो चैप्टर है विद्युत रसायन वाला हमने पूरा सॉल्व किया। हैव यू एनी डाउट? सो यू आस्क मी। आप कमेंट कर सकते हैं। ओके बाय।